नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड की बदलती सियासत की। दल बदल की राजनीति से पार्टियों में अंदरूनी राह देखने को मिल रही है। पहले से अपनी सीट में तैयारी कर रहे नेताओं को अब इससे नाराजगी भी है। एक तरफ जहां सरिता आर्य ने नैनीताल सीट पर टिकट की दावेदारी की है, वहीं यशपाल आर्य ने भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। वहीं राम सिंह कैड़ा के भी बीजेपी ज्वाइनिंग से सीट पर तैयारी कर रहे हैं कार्यकर्ता अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी सत्ता में आने के लिए जहां पर अपना कुनबा मजबूत कर रही है, वहीं नेताओं को मनाना भी दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होगी और आने वाले समय में इस ओर राजनीति और घूमती नजर आने वाली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जैसे ही चुनाव आते हैं, एक दल से दूसरे दल से तीसरे दल में जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई नेता तो अब चले भी गए हैं, कई नेताओं के जाने की संभावना है। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, और साथ ही साथ अब तो बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, आने वाले दिनों में इस और राजनीति और जाती हुई नजर आएगी नीलू, हम सब देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं पार्टी के लिए, वो कार्यकर्ता होते हैं जो तैयारी करते हैं, उनके अंदर की जो नाराजगी होती है, उनको जो मनाना होता है, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है पार्टी के अंदर। अब कुछ लोग खुलकर सामने आ जाते हैं और कुछ लोग इस बात को लेकर अंदर खाने ही नाराज चलते हैं। आप इस तरीके से भी इसको समझिए कि 5 साल तक एक सीट पर जो तैयारी कर रहे हैं, जिस नेता के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं, अब वही उनकी पार्टी का अंग बन गया है और अब उसी के लिए उन्हें प्रचार करना है। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर इस बात को लेकर काफी मुश्किलें भी होंगी, काफी नाराजगी भी यहाँ पर देखने को होगी। और उस सीट पर जो तैयारी कर रहा है नेता, उसमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश इस बात को लेकर जरूर होगा। सरिता आर्य एक एग्जाम्पल है, उन्होंने कह दिया है कि वो नैनीताल सीट पर तैयारी लगातार करने में लगी हुई थी। इसी तरीके से अब कांग्रेस में उनकी जब संजीव आर्य आ गए हैं, यशपाल आर्य आ गए हैं, तो इस बात को लेकर नाराजगी भी है। इसी तरीके से राम सिंह कैड़ा भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, वहां पर भी जो तैयारी कर रहे थे कार्यकर्ता, उनमें भी इस बात को लेकर नाराजगी है। तो आने वाले दिनों में ये और हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है नीलू। बिल्कुल, तो अब आपस में ही ये राज शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर इस जो विवाद है उसको कैसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत कम समय अब इसमें बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गुस्से का इजहार किया। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत तो किया, लेकिन कहा कि 2022 में विधानसभा टिकट के लिए वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, तो मैं ये चाहूँगी कि टिकट में समझौता नहीं करूँगी। मैं टिकट जितने 5 साल से हमने मेहनत की है धरातल में। और पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया। मानदेय 1000 रुपया और प्रोत्साहन राशि 500 रुपए बढ़ाने पर मुहर लग गई है। वहीं उपनल कर्मियों के वेतन को भी बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला किया। 10 साल तक की सेवा वाले कर्मियों के वेतन में 2000 रुपए और 10 साल से ऊपर के कर्मियों के वेतन में 3000 की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं और हायर एजुकेशन के करीब 3 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देने को लेकर कैबिनेट में मुहर लग गई है। और धामी कैबिनेट के अहम फैसलों की बात करें तो आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी, अब 6500 मिलेगी मानदेय। वहीं मानदेय 1000 रुपया और प्रोत्साहन राशि है वो से 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। सरकारी गल्ला विक्रेताओं के भुगतान के लिए 14 करोड़ दिए गए हैं, जबकि उपनल कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उसमें आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है हमने। साथ में उपनल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी 10 साल, और जो 10 साल से ज़्यादा लोग हैं 2000 और 3000 की बढ़ोतरी की है। जो राशन के हमारे डीलर हैं उनका जो किराया अभी रुका हुआ था, उस किराए का भुगतान करने का निर्णय किया। अन्य बहुत सारे विभागों के निर्णय।
और देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सीमा द्वार इलाके में सूखे तालाब को अब मिनी झील बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस प्रोजेक्ट से देहरादून में एक टूरिस्ट हब बनेगा। इससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो जल्द साकार होगा और देहरादून विश्व के टूरिस्ट पटल पर अपना नाम दर्ज कराएगा। आपको बता दें कि इस मिनी झील उद्घाटन के बाद अब अधिकारी इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने में जुट गए हैं। शिलान्यास किया है, इसको बहुत ही भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसको देखने के लिए देहरादून के साथ साथ पूरे देश भर के लोग आए। इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा। उसके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि इसको जो है हम विश्व स्तर की जो है इसको जो है मछली तालाब के साथ साथ जो है इसके पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है और हमारा प्रयास है कि देहरादून का जो है एक ये सुंदर पर्यटक स्थल बने। और रामनगर पहुंचे हरीश रावत ने 2017 के बागियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ये लोग लोकतंत्र के अपराधी हैं। वहीं पार्टी में वापसी पर उन्होंने कहा कि माफी मांगने पर ही पार्टी में उनकी वापसी होनी चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ हैं। इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम में काफ़ी बदलाव हुआ है। यशपाल आर्य चूँकि बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और उसके बाद मैंने आपका एक पोस्ट देखा था सोशल मीडिया में कि जिनके बहाने से गए थे उन्हीं के माध्यम से वापस आए। क्या इस बात के हम मायने निकालें? माने यदि आपने निकाल ही लिया तो फिर हरीश रावत ने क्या कहा? और समय आने वाला समय जो है माने सब निकालेगा। बताया जा रहा है कि उमेश शर्मा काऊ भी यशपाल आर्य के साथ ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन आपका कुछ विरोध रहा। इस तरह की खबरें मीडिया में, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे विरोध से आना जाना रुकता है? ऐसा कहीं नहीं। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जो लोकतंत्र के अपराधी हैं वो यदि अपने गलती स्वीकार करें तो हरीश रावत किसी के रास्ते में खड़ा नहीं। सर, इसके अलावा सरिता दीदी की भी पोस्ट मैंने पढ़ी थी। इनकी भी रात को एक पोस्ट आई थी कि जो जिस तरह से यशपाल आर्य वापस आया, अब मैं भी काफ़ी कुछ देखूंगी। मैं भी पर्दे के पीछे खेल नहीं करूंगी, लेकिन सामने करूंगी। और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत जिम्मेदार और बहुत हौसलेमंद महिला हैं। और देखो, एक बात है, जहाँ आदमी को लगता है कि रास्ता बंद हो रहा है, रास्ता वहीं से शुरू ही होता है। तो आप चिंता न करें, मैं हूं ना अभी। ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, जिनका साफ कहना है कि जहां से रास्ता बंद होता है वहीं से खुलता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और 2016 के बागियों की घर वापसी की राह में हरीश रावत हमेशा से बैरियर बनकर खड़े रहे हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा। अब प्रीतम सिंह का कहना है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तय करेंगे, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। कि मैं किसी के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहूं, इस परिप्रेक्ष्य में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी निर्णय लेंगी। जो निर्णय लेंगी एज ए कांग्रेसमैन मैं उसको स्वीकार करूंगा। और यशपाल के कांग्रेस में जाने के बाद अब कई अन्य नेताओं को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, और इस बीच हरक सिंह रावत ने नया बयान देकर बीजेपी के अंदर हलचल पैदा कर दी है। हरक सिंह ने साफ कहा कि उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में है और 30 से ज्यादा सीटों पर है। राज्य के 18% दलित वोट बैंक के सहारे यशपाल आर्य प्रदेश में बड़े नेता बनकर उभरे और अकेले कुमाऊं में 20 से ज्यादा सीटों पर यशपाल का प्रभाव माना जाता है। अब यशपाल की काट बीजेपी कुछ निकाल पाती, इससे पहले ही दूसरे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मैदान में कूद गए। हरक सिंह ने कह दिया कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उनका प्रभाव है और वो 30 से ज्यादा सीटें प्रभावित करते हैं। पौड़ी जिले की 6 की 6 विधानसभाओं में मैं कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ और रुद्रप्रयाग जिले से रहा हूँ। कर्णप्रयाग से क्योंकि गैरसैंण तहसील मैंने बनाई, पोखरी तहसील मैंने बनाई, सहसपुर है, धर्मपुर है, बहुत सारी विधानसभाएं हैं, मंसूरी है। और वैसे तो मैं सोचता हूँ कि पूरे प्रदेश में बागेश्वर जिला मेरा बनाया हुआ जिला है, चंपावत जिला मेरा बनाया हुआ है।
अब हरक सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर नई चर्चाएं चलने लगी। पार्टी के अंदर फिर हलचल है। यहाँ तक कि पार्टी ने तत्काल हरक सिंह से बात करने के लिए मदन कौशिक को कहा। अब अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहरी तौर पर बीजेपी कुछ भी कहने से बच रही है और यशपाल के नुकसान को मैनेज कर लेने का दावा कर रही है। जो कुछ भी उनके जाने से नुकसान की संभावनाएं हैं, अभी समय है, उसको बराबर किया जा सकता है। अगर हम सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि सीटों का नुकसान नहीं होगा। 2017 में भले ही सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन संख्या और दबदबे के लिहाज से कैबिनेट में हिस्सेदारी कांग्रेस के बागियों की ही रही। अब चुनाव से ठीक पहले उन्हीं नेताओं के एक बार फिर पलटी मारने की आशंका के बीच बीजेपी में खलबली मची है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। और यशपाल आर्य के कांग्रेस में लौटने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं कांग्रेस नेता गोपाल बिष्ट का कहना है कि उनके आने से नैनीताल और भीमताल की सीट कांग्रेस के खाते में आएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 18 तारीख को कुमाऊं कमिश्नरी में महिलाओं को जमीन और खतौनी में अधिकार के लिए रैली निकाली जाएगी। तो हमारा कहना यह है कि जमीन पर और जो खसरा खतौनी पर उनका महिलाओं का भी नाम पुरुष के साथ दर्ज हो। और उत्तराखंड में यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी से प्रदेश में दलित वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश में एक समय में किंग मेकर रही बीएसपी अब अपने वोट बैंक खिसकने के डर से परेशान है। इसलिए अब नया पैतरा अपनाते हुए ज्यादा ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा और 2022 में इसका फायदा होगा। यशपाल आर्य से चाहे जितने पूरे चल जाए कांग्रेस में आ जाए, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ब्राह्मण वोटों को ब्राह्मण कैंडिडेट हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल टिकट देंगे। वो तो पहले से देते आ रहे हैं, आज नई कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर यशपाल आर्य हमारे बड़े नेता हैं और दलित नेतृत्व में उनका शीर्ष स्थान है। वो बड़े आपने देखा होगा कि वो नैनीताल के कई विधानसभाओं से चुनाव लड़े हैं और हमेशा सफल रहे। तो वो दलित चेहरा तो बड़ा है ही है। और कांग्रेस को क्योंकि वो हमारे 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा कद उनका है। तो निश्चित तौर पर जो भूले भटके कहीं गए थे वापस आए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने खास अंदाज के चलते मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। रामनगर पहुंचे हरीश रावत एक बार फिर से चाय बनाते नजर आए। यहां हरीश रावत ने रानीखेत रोड पर एक चाय वाले के पास चाय बनाई। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। इससे पहले इसी खोखे पर वो चाय की चुस्कियां भी लेते रहे। और अल्मोड़ा से बड़ी और हैरान करने वाली खबर आई। यहां पर बाड़े छीना के पास कई जगहों पर आग लगने की खबर है और ग्रामीणों का दावा है कि आग खुद ब खुद लग रही है। यहां आग के घास के ढेर हैं, जिन्हें घास के लट्ठे भी कहा जाता है, वो जल गए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजस्व विभाग की टीम ने गांव का दौरा किया और फिलहाल शिकायत का इंतजार है। और धर्म नगरी हरिद्वार की यूं तो कई रामलीलाएं प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार हरिद्वार की जिला जेल में हो रही रामलीला खासी चर्चा में है। जेल प्रशासन की ओर से इस बार जेल में रामलीला का मंचन कराया जा रहा है, जिसमें जेल के बंदी ही रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। नारायण नारायण प्रभु ने बैठाए। इन दिनों हरिद्वार जिला जेल का नजारा बिल्कुल जुदा है। इन दिनों यहाँ दशरथ दरबार सजा है, सीता स्वयंवर हो रहा है और राम बारात में लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सब नजारे हरिद्वार जेल में चल रही रामलीला मंचन के दौरान देखने को मिल रहे हैं। खास बात ये है कि जेल की रामलीला में सभी पात्रों को जेल में बंद कैदी ही निभा रहे हैं। कैदी पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। मैं यहाँ पर प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लग रहा है और अधीक्षक साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और हमें मोटिवेट करा है और हम 1 महीने से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है और हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। मतलब जो अकेलेपन से परेशान हो जाते हैं कि हमसे गलती हुई या फिर जो भी XYZ जो भी चीज़ें थी, अधीक्षक साहब का ये आभार है हम पे कि हम लोगों को एक हमारा टैलेंट दिखाने का मौका भी मिला और साथ ही साथ एक अच्छा मंच हमें मिला है यहाँ पे काम करने के लिए।
जेल प्रशासन भी रामलीला के मंचन में भरपूर सहयोग कर रहा है। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का कहना है, इस तरह के आयोजनों से बंदियों में तनाव की कमी होगी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर कैदी भी उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो जीवन में अपनी जो मर्यादाएं उन्होंने तय की, जो अपनाई, जो उन्होंने जो मर्यादाएं रखी हम सबके सामने, तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक प्रभाव उनके जो हमारे बंदीगण हैं उनके जीवन में भी जो है प्रभाव पड़ेगा। हरिद्वार जिला जेल के नए जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य के आने के बाद जेल में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आम हो गया है। रामलीला से पहले गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जेल में करवाया गया था। हालांकि इन आयोजनों से कैदियों की मानसिक स्थिति और जीवन में कितना बदलाव आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे आयोजनों से उनकी कला जरूर निखर कर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।